मैं आज बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेके आपके पास आई हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, मैं इंटीरियर डिज़ाइनर भी हूँ और यूट्यूबर भी हूँ, यूट्यूब वीडियोस भी बनाती हूँ। क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं इसके पीछे कि मैं वीडियोस में आ गई। एक तो रीज़न है कि मेरा बच्चा छोटा है और वो बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है। उसको लेके मैं जॉब तो कर नहीं सकती थी और इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बिज़नेस में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उसको लेके जाने में, क्योंकि उसको हार्ट में होल है और उसको डस्ट वगैरह से बचा के रखना है। सो मैं ले जाना अवॉइड करती हूँ उसको थोड़ा। और इसलिए और कोरोना के बाद से थोड़ा काम भी कम मिलता है और इन सब वजह से मैं थोड़ा, आप कहते हैं ना, मार्केट से डाउन हो जाना, मार्केट से अलग हो गई हूँ मैं बाहर की दुनिया के लोगों के नज़र में हट गई हूँ कि मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और मैं काम कर रही हूँ। सो उस वजह से भी बिज़नेस मेरे पास बहुत कम आता है। अब जो भी आता है बिल्कुल मैं ऐसे बिज़नेस लेती भी हूँ उस तरह से कि जो मैं कर सकूँ, जिसको मैं निभा पाऊँ। सो इन दिनों 2 दिन पहले संडे के दिन मेरे हस्बैंड के मोबाइल पर और मेरे मोबाइल पर दोनों में एक व्हाट्सअप मैसेज आया था। व्हाट्सअप का मेरा बिज़नेस अकाउंट है मेरे नंबर पर, जिससे मैं बिज़नेस का डील करती हूँ, जिस नंबर से। सो उस पर एक मैसेज आया कि हम ये प्लॉट है और लोकेशन का मैप भी भेजा था एंड उसमें कि हमें इंटीरियर आर्किटेक्चर कराना है इसमें। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया, मैं तो तब तक देखा नहीं था, मॉर्निंग का टाइम था, सो संडे का दिन भी था। मुझे हस्बैंड ने बताया तो मैंने फिर देखा मेरे मोबाइल पर भी आया हुआ है। सो मैंने रिप्लाई किया एंड कॉल किया, तो उस वक्त पिक नहीं किया, था कॉल किया तो वो जो रेड मार्क के साथ आता है ना, जो स्पैम लिखा होता है, वो दिखा मुझे। मैंने थोड़ा इग्नोर कर दिया। मैंने कहा हो सकता है अगर मैं भी किसी को दुश्मनी की वजह से भी किसी को रेड स्पैम कर दूं तो वो रेड मार्क आ जाता है उसमें, तो हो सकता है किसी ने ऐसे भी कर दिया हो। सो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। देन उधर से कॉल बैक आई और कॉल बैक हुई तो बात की, वो कहा कि अच्छा आप मुझे अपना फीस बताइए। और मैंने कहा कि आप विथ मटेरियल करवा रहे हैं, टंकी करवा रहे हैं कि कंसल्टेंसी? नहीं, आप फीस बताइए, करवाऊंगा तो मैं आपसे ही। और उन्होंने कहा कि मैं आर्मी में काम करता हूँ, मैं बॉम्बे में पोस्टेड हूँ। सो मैंने कहा ठीक है। देन मैंने उनको अपने आर्किटेक्ट जिससे मैं कराती हूँ काम, मैं तो इंटीरियर डिजाइनर हूँ, आर्किटेक्ट के लिए स्ट्रक्चर वगैरह के लिए तो मुझे एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत होगी ना। मैं कर तो सकती हूँ, मैं डिज़ाइन कर सकती हूँ, लेकिन वो जो अंदर फियर होता है ना कि कहीं कल को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। स्ट्रक्चर खड़ा करना मतलब आम बात तो नहीं है ना, इसके लिए आर्किटेक्चर की पढ़ाई होती है, तो कुछ तो होता होगा ना स्पेशल। कर देती हूँ, लेकिन वो मन में एक हेजिटेशन होती है कि नहीं, कहीं आगे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, बिल्डिंग गिर जाए, कुछ हो जाए, तो मैं सेफ साइड रख के चलती हूँ, क्योंकि मैं एक आर्किटेक्ट से कंसल्ट ले लेती हूँ। तो मैं कंसल्टेशन लेने लगी। आर्किटेक्चर ने अपना रेट बता दिया, आर्किटेक्ट ने। देन मैंने उनको रेट फॉरवर्ड कर दिया। उन्होंने व्हाट्सअप मैसेज देखा, कोई रिप्लाई नहीं, 5-10 मिनट के लिए कोई रिप्लाई नहीं। देन मैंने कॉल किया, कॉल भी पिक नहीं किया। मैंने कहा हो सकता है इनको रेट पसंद नहीं आया। देन फिर कॉल बैक आई, मैडम आपने तो बहुत कम रेट लगाया है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था इतना कम रेट। मैं भी शॉक्ड हो गई। मैंने कहा अच्छा, आज तक आप अगर 10 रुपये भी चार्ज करें ना तो कोई क्लाइंट नहीं कहता कि आपने कम रेट लगाया है। 10 रुपये पर स्क्वायर फीट भी अगर आप चार्ज करें तो कोई क्लाइंट नहीं करता कि आपने कम रेट लगाया है। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई कई लोग अच्छे भी निकल आते हैं, मेरे फादर के जैसे, मेरी मदर के जैसे होते हैं लोग, होते होंगे। सो मैंने सोचा चलो ठीक है, इनको कम रेट लगा तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फिर आपका काम फॉरवर्ड स्टार्ट करती हूँ एंड आप मुझे एडवांस पे कर देना थोड़ा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आज शाम को ऑफिस जाऊँगी या कल मॉर्निंग में ऑफिस में से आपको करवा दूँगा। मैंने ठीक है। शाम तक कोई पेमेंट नहीं आई, अगले दिन मॉर्निंग में भी कोई पेमेंट नहीं आई। कल की बात कर रही हूँ मैं, मंडे की बात।
सो उसके बाद पेमेंट नहीं आई। मैं वेट करती रही। फिर आफ्टरनून के टाइम में 1 या 1:30 बजे के करीब मुझे कॉल आई कि मैं ऑफिस पहुंचने वाला हूं मैडम, आपको मैं पेमेंट करवा दूंगा। मैंने कहा ठीक है। इस बीच एक व्हाट्सएप पे मैंने जो उन्होंने कहा था जीपे का नंबर मुझे देना, मैं जीपे से करवाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। जीपे मैंने बनवाया। ठीक है, जीपे मैं अपने हस्बैंड को दिया। मैंने कहा आप उनको जीपे वो का नंबर चाहिए, आप उनको जीपे का मेरा अकाउंट बना दीजिए, जीपे में ही नंबर मैं वो पेमेंट करेंगे। मैं ठीक है। उसके बाद मैंने वो जीपे नंबर उनको दे दिया कि इस नंबर पे जीपे पे आप पे कर देना मुझे। सो उन्होंने कॉल किया तो आफ्टरनून में तो उन्होंने कहा कि मैं आपको 50% दे दूं तो चलेगा। मैंने कहा 50%? पहली बार कोई कह रहा है भाई। मैंने कहा वो भी अच्छी बात है। मैंने कहा ठीक है, आप 50% कर दीजिए, आपका काम भी वैसे ही करेंगे। ठीक है। 50% की बात हो गई तो अच्छा अमाउंट था 50% का। सो उन्होंने कहा तो मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे डाउट भी होने लगा कि इतना बड़ा अमाउंट बिना मिले कोई कैसे दे सकता है ना। एक तो आप पहले से जानते हो कि ये इंटीरियर डिजाइनर है, आपका काम किया हुआ है या किसी भी वे में आप जानते हो तो चलो ठीक है। लेकिन बिना मिले कोई 50% पहले ही बिना साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स कैसे कोई दे सकता है। तो हो रहा था मेरे दिमाग में। फिर मैंने सोचा कोई होगा, लोग होते होंगे, लोग ऐसे भी होते हैं कि कर देते हैं पे। सो मैंने कहा ठीक है। फिर 3 बजे के करीब कॉल आई मेरे पास, मैडम आपने कभी मर्चेंट से पेमेंट लिया है? मैंने कहा नहीं, मर्चेंट से तो नहीं। मैं कंफ्यूज हो गई, मर्चेंट मैंने कहा कुछ होगा। सो मैंने तो नहीं लिया है मर्चेंट से पेमेंट। तो ऐसा आप कीजिए कि मैं आपको 1 रुपीज़ पे कर रहा हूँ, सो आप कंफर्म कर देना मुझे कि 1 रुपीज़ आया कि नहीं। मैंने कहा ठीक है, 1 रुपीज़ जैसे आएगा आपका मैं अब कंफर्म कर दूंगी। 1 रुपीज़ आया। जीपे खुल ही नहीं रहा, मेरा जीपे लोगों पे ही अटक गया। जीपे खुल ही नहीं रहा। उधर से वो कह रहे हैं आपके पास पे 1 रुपीज़ आ गया, इधर मैसेज तो आ गया मेरे पास कि 1 रुपीज़ तो आ गया, और जीपे मेरा खुल ही नहीं रहा। वो कह रहे हैं जीपे पे आपका पे लिंक आया होगा। पे लिंक आएगा? मेरा पे लिंक क्या आएगा भाई? पे मुझे किसको करना है? फिर ठीक है, वो बार बार कह रहे। मैंने कहा जीपे नहीं खुल रहा सर, जीपे नहीं खुल रहा सर, जीपे नहीं खुल रहा। ठीक है। इस बीच में मैंने कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया ये ऐसे कह रहे हैं जीपे पे लिंक आया होगा। पे लिंक क्या होगा? मैंने जीपे यूज नहीं किया था। सो उन्होंने कहा कि ऐसा करो तुम अपना वाईफाई बंद कर दो। मैंने अपना वाईफाई बंद कर दिया, नेट बंद कर दिया फ़ोन का। उसके बाद फिर वो मुझे कह रहा है कि फिर उसके कॉल आ गई फ़ोन पर, तो आपका नेटवर्क नहीं है, ये है वो है, व्हाट्सएप पे बात करेंगे तो इजीली बात होगी, ऐसे नहीं होगी। मैंने कहा नेट ठीक है, ऑन कर देती हूँ मैं नेट। उन्होंने कहा पेटीएम पे आपको भेज दूँ तो चलेगा? मैंने कहा ठीक है, पेटीएम पे भी मैं यूज़ करती हूँ, पेटीएम पे भेज दीजिए। पेटीएम पे भेज दिया तो सीधा बाहर ही आ रहा है कि 1 रुपीज़ आपको उनको पे करना है। अच्छा, उन्होंने अपना नाम जो मैं कॉल कर रही थी और अपना नाम जो उन्होंने बताया था, मुझे बताया अनिल, और जो पे करना था वो रिहान के नाम पे, वो जो आ रहा था लिंक रिहान के नाम पे आ रहा था। मैंने कहा ये रिहान कौन है? रिहान के नाम पे आपने तो कहा था आप अपने कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। सो उसने टाल दी बात को। फिर उसने कहा कि आप पे कीजिएगा। मैंने कहा सर आप मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हैं क्या? पेटीएम तो मैंने यूज किया है, पे क्यों करूँ मैं आपको? आप मुझे पे करेंगे। आपको सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए थी कि 1 रुपीज़ आ रहा है कि नहीं। मैंने कहा वो आपको कंफर्मेशन दे दी, पे तो आप मुझे करेंगे। नहीं आप कीजिए पे, आप पे लिंक पे क्लिक तो कीजिए पे लिंक। मैंने कहा देखिए सर, ये जो मेरा अकाउंट आपको मैंने नंबर दिया है, जिस अकाउंट पे ये पेमेंट जा रही है आपकी जाएगी, वो मैं ऐसे नंबर किसी को नहीं देती। मैं ना, मेरा जो अकाउंट न्यू बना है ये नील अकाउंट है, इसमें 1 रुपया भी नहीं पड़ा। सो मैं आपको पे कर ही नहीं सकती। उसके बाद वो नहीं आपको आप पे लिंक पे क्लिक कीजिए, आपका कुछ नहीं होगा। आपको तो मैंने पहले, हाँ उन्होंने ये कहा था आपके पास कितना बैलेंस हो अपने माइंड में रखना, मैं आपको 1 रुपीज़ ऊपर से पे कर रहा हूँ, पता लग जाएगा आपको। अरे वो 1 रुपीज़ तो आता ही है, पता ही लग जाता है, फिर माइंड में क्या रखना है मुझे। चलो ठीक है। इस तरह से वो मुझे बार बार व्हाट्सअप कॉल करे जा रहे हैं, व्हाट्सअप कॉल करे। मैंने नेट बंद कर दिया अपना फ़ोन का। उसके बाद ये तो बिल्कुल कंफर्म हो गया कि वो बंदा जो था 1 रुपीज़ के, पता नहीं वो पे लिंक आ रहा था 1 रुपीज़ का, उसमें अगर मेरे लाखों रुपए होते तो लाखों रुपए उड़ जाते अगर मैंने क्लिक कर दिया होता उस पर। तो ये एक नए तरह का स्कैम आया है कि इंटरनेट डिजाइनर को अच्छा बाकायदा
वो नक्शा बनाकर भेज रहा है, मतलब उसको नक्शे की जानकारी है, स्क्वायर फीट और ये फीट इंचेस की जानकारी है। उसने पूरा वो बना के रोड भी बना के भेजा है, मैप बना के पूरा प्रॉपर भेजा, और उसके बाद ये स्कैम कर रहा था वो। इसका मतलब वो अब ये नया ग्रुप निकला है, इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट को टारगेट कर रहे हैं ये लोग। सो जो भी इंटीरियर डिजाइनर आर्किटेक्ट ये सब देख रहे हैं मेरी वीडियो, अगर देख रहे हो तो प्लीज़ देखिएगा। वैसे तो मुझे पता है इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट ऐसे बेवकूफ़ी तो कर नहीं सकते, पढ़े लिख के आते हैं ऐसे, तो ऐसे बेवकूफ़ी तो कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज था ये जानकारी देना। मैंने ये जानकारी दी। ऐसे बेवकूफ़ तो होते नहीं है वो, बिल्कुल भी नहीं। मैथमेटिक्स की नॉलेज होती तभी इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट कर सकते हैं, ऐसे बेवकूफ़ तो होते नहीं हैं। तो फिर भी मेरा फर्ज था अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो अपने साथ में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो इंटीरियर डिजाइनर हैं चाहे वो आर्किटेक्ट हैं, सबको सावधान करना। और भी लोग इस तरह से सावधान रहिए भाई, आजकल नए नए तरह के स्कैम निकले हैं। अच्छा, इससे कुछ दिन पहले मैंने फ्लिपकार्ट से बहुत सारी परचेजेस की थी। जैसे एलईडी टीवी ली थी 50 इंचेस की, डाइनिंग टेबल लिया था, एंड एक वो लिया था आपका वार्डरोब लिया था, जो कि वो था स्लाइडिंग वाला था, लेकिन वो 2 बार मैंने मंगाया और उसमें स्लाइडिंग का एक डोर मिसिंग था, तो 2 बार ही मैंने उसको कैंसिल कर दिया। फिर मैंने होम टाउन से वार्डरोब लिया। अब ये हुआ कि लेने के बाद मुझे एक दिन कॉल आई कि आपने बम्पर लकी बम्पर जीत लिया है, और सो आप गाड़ी दी जा रही है। 15-16 लाख की गाड़ी थी वो। तो मैंने कहा ठीक है दे दीजिए, तो आपको कुछ इसके लिए वो देना पड़ेगा, हमारे को डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है मैं दे दूँगी, आप गाड़ी भेज दीजिए, मैं यहाँ पे दे दूँगी, इतने 1000 रुपये देने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है आप यहाँ भेज दीजिए, मैं यहाँ दे दूँगी आपको। नहीं, वो तो आपको वहाँ भेजना पड़ेगा झारखंड। मैंने कहा झारखंड कहाँ? तो जमशेदपुर। मैंने कहा ठीक है, जमशेदपुर में मैं ऐसा करती हूँ, मेरे रिलेटिव हैं वहाँ पर जमशेदपुर में, मैं उनको नहीं, आपको उनको आईडी प्रूफ वगैरह मैं उनको दे देती हूँ, और वो आईडी प्रूफ वगैरह मेरे लेके चले जाएंगे, और पेमेंट आपको कर देंगे, आप गाड़ी उनको दे देना। सो ऐसे नहीं होता मैडम, आपको आना पड़ेगा, ये वो। मैं समझ चुकी थी ये कुछ स्कैम है। फिर मैंने फ्लिपकार्ट में कस्टमर केयर में बात की, उन्होंने कहा नहीं हमने ऐसा कोई लकी ड्रॉ नहीं निकाला है। तो उसके बाद फिर ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने कंप्लेन की, उसके बाद फिर उसकी कॉल नहीं आई। तो ये हुआ। एक तीसरा अभी हुआ, हम बिग बास्केट से बहुत परचेस करते हैं सामान। तो कुछ दिनों पहले मेरे पास कॉल आई कि नहीं, आप बिग बास्केट का हमने अंसल प्लाजा में रखा है, और हम आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, ये वो। सो मैंने और हमारी तरफ से डिनर भी आपके लिए है, आप कितने मेंबर्स आएंगे ये। मैंने कहा मैं तो अपने हस्बैंड के साथ ही आ सकती हूँ कहीं भी। तो रात का टाइम था, तो कह रहे हैं अच्छा ठीक है, आपका दोनों के लिए बुक कर रहे हैं हम सीट, आप दोनों जरूर आएंगे। तो मैंने कहा अपने हस्बैंड को कहा आप एक बार बिग बास्केट में पता कर लो कस्टमर केयर में कि क्या ऐसा कुछ उन्होंने रखा है कि वो प्राइस दे रहे हैं जो उनके कस्टमर्स हैं। तो उन्होंने पता किया, उन्होंने कहा नहीं हमने ऐसा कुछ भी नहीं रखा। वो क्यों रखेंगे, हमने परचेस किया, उन्होंने सामान भेजा, बस वो क्यों प्राइस देंगे भले। चलिए, ये एक और होगा। ये बहुत सालों पहले ये 2012-13-14 की बात है, 2013-14 की बात है। मुझे एक बहुत बड़ा, मतलब नाम ले ही लेती हूँ चलो, जी टीवी पर एक कॉन्टेस्ट आ रहा था, जी न्यूज़ पर। इसका चेहरा पहचानिए और आप प्राइज़ लीजिए। तो पहले मैंने बहुत रेडियो वगैरह में प्राइज़ लिए थे बहुत, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था इसमें। तो मैंने चेहरा पहचाना, रिप्लाई कर दिया। एक दिन अर्ली मॉर्निंग 6 या 7 बजे मैं और मेरी मम्मी सोए हुए थे, मैं तब अनमैरिड थी। सो कॉल आई, आपने जीत लिया, आपने जीत लिया, आपने जीत लिया। मैंने कहा क्या जीत लिया? तो गाड़ी जीत ली, वो भी ऐसे ही 15-16 लाख की गाड़ी थी। अब वो मुझे बोलने लगे कि पैसे आप अकाउंट नंबर दीजिए, आपको अकाउंट ऐसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, हमारे अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तब गाड़ी आपकी यहाँ से निकलेगी, गाड़ी जाने का खर्चा लगता है, ये होता है वो होता है। मैंने कहा ठीक है, आप यहाँ पे गाड़ी भेज दीजिए, मैं यहाँ दे दूँगी आपको। नहीं, हम नहीं दे सकते। मैं जब आनाकानी करने लगी तो वो एब्यूजिव लैंग्वेज में मुझसे बात करने लगे।
अब मुझसे ऐसे बात करने लगे तो मुझे भी गुस्सा आ गया। फिर अब आपको गाड़ी देना है, मुझे नहीं लेना है, ख़त्म बात। आप मत दीजिए गाड़ी, मुझे नहीं चाहिए, मैं इतने पैसे दे के गाड़ी नहीं लेना चाहती। वो बिजली में बात कर रहे हैं मुझसे। फिर मैंने कॉल किया पुलिस में, पुलिस को सारे नंबर्स दिए, जितने अलग अलग नंबर से फ़ोन आ रहे थे, अलग अलग नंबर से। तो उसके बाद पुलिस ने उसको हैंडल किया अच्छे से। और उसके बाद मुझे लग रहा है ये तब से ही वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं शायद। ये नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं, वो पता नहीं मुझे पे क्यों परेशान कर रहे हैं। और यही नंबर मेरा तब भी था और अब भी है ये नंबर। सो पता नहीं वही लोग हैं नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये लगता है कि सबको अवेयर होना चाहिए और सबको ये जानकारी होनी चाहिए, ताकि कल को और कोई ऐसी प्रॉब्लम में ना आए। अब आप एक रिप्यूटेड चैनल है, जिसके चैनल में कोई कॉन्टेस्ट आया है और आप उसको जवाब दे रहे हैं, तो उससे ऐसा कुछ स्कैम आएगा मेरी लाइफ में मुझे पता नहीं था। एंड इससे पहले मैंने फीवर रेडियो FM जो फीवर है, उसमें मैंने कॉन्टेस्ट में जीता था, 14,000 रुपीज़ जीते थे मैंने। सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो उसके बाद से मुझे बहुत मज़ा आया था। मैंने कहा चलो घर बैठे बैठे फ्री में 14,000 एक क्वेश्चन का आंसर देने पर मिल जाए तो क्या बुराई है। इसी तरह से मैंने उसको भी रिप्लाई किया। मुझे क्या पता था कि उसके बाद से ये कांड शुरू हो रहे हैं, ये सब लिंक्ड है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये चला जा रहा है। कुछ ना कुछ आ रहा है मेरे पास। ऐसे स्कैम्स आ रहे हैं और लूटने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने इस बार जो मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मेरे बच्चे की तबीयत इतनी ख़राब चल रही है, उसको शायद ऑपरेट कराना पड़ेगा, उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन है। और मैं इतने सालों से अवॉइड कर रही थी कि मैं ऑपरेट नहीं कराऊंगी। फिर मैंने सोचा चलो अब अच्छा पैसा आ रहा है तो कहीं और भी इलाज इसका कराऊंगी, क्या पता इसको ऑपरेट ना कराना पड़े। लोग इस तरह से स्कैम करते हैं। अपनी लाइफ में कौन किस हालत से जूझ रहा है देखने में आगे वाले को क्यों मैं आपको दुखी अपना इमेज बताऊं। अब मैं दुखी हूं किसी बात से क्यों बताऊं, आप कौन है, नहीं है ना। तो हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसको इस तरह से परेशान करना कुछ पैसों के लिए। और कौन सा तुमने दारू पी के उड़ा देना है, तुमने क्या करना है, तुमने अंबानी तो बनना नहीं है उससे, तुमने दारू पी के उड़ा देना है। तुम क्या कर लोगे इतने लाखों रुपए लूट के जो जा रहे हो लोगों के, करते क्या हो तुम लोग, कुछ अच्छा काम कर रहे हो, अपनी लाइफ तो सेट कर नहीं रहे हो, दारू पी के उड़ा देते हो। लोगों की मेहनत की कमाई, लोगों के एक एक पैसे जोड़ जोड़ के किस तरह से अपने फ्यूचर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन किस पोजीशन में जूझ रहा है, चाहे किसी से लूट के तुम लेके जाओ, कौन किस पोजीशन में जूझ रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम लोग लूटते हो, कुछ नहीं करते हो, उसका कुछ उस पैसे का कोई अच्छी दिशा में नहीं लगाते हो। कहाँ चलो हम अपने लाइफ फ्यूचर बनाए, वो लूटते ही रहते हो तुम लोग, 1,000 रुपये पी के उड़ा देते हो। करते क्या हो, दारू पीने के लिए किसी की जिंदगी खराब कर रहे हो। कितने बुजुर्ग लोगों को तुम लोगों ने फंसाया है, कितने लोगों को फंसाया है इस तरह से, नए नए तरीके ईजाद कर रहे हो। अगर ये लोग भी वीडियो देखें तो इन लोगों को अकल होनी चाहिए। और जिस दिन पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, उस दिन कोई पैसा काम नहीं देने वाला। इस बार मैं बहुत अपसेट हुई हूँ, बहुत ही ज़्यादा अपसेट हुई हूँ। मैंने कहा अच्छा काम मिल रहा है, मैं काम करूँगी, अच्छे से काम करूँगी। फिर से स्टार्ट हो गया अच्छा से काम। इस बार मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हुई हूँ। बहुत सारे क्लाइंट हैं, इतने करोड़पति लोग हैं। काम करो, आप काम करके आप दे दो, आपको साइनिंग अमाउंट दे देंगे। और जब आपका फाइनल अमाउंट आएगा उस वक्त इतने लिच्चड़पनी दिखाते हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। मैं परेशान हो गई हूँ सब हालातों से, बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरा मन करता है पता नहीं मैं क्यों इस बिजनेस में आई। अच्छे लोगों को काम ही नहीं मिलना। ये कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको पता नहीं होता, 10 तरह की डिजाइन एक ही जगह चिप देते हैं, उनको काम दे देते हैं लोग।
और ये काम के बहाने ये एकदम दुखती रख पे उंगली रखी है इस आदमी ने। जो मेरे पिछले क्लाइंट थे ना, उनका आर्किटेक्ट था अमेरिका से, उस तक ने मेरे डिजाइन को की तारीफ करी कि बहुत अच्छी डिजाइनर है ये, लेकिन उसका क्या नतीजा है? अच्छे डिजाइनर्स को काम नहीं मिलता। वो जो लल्लू पंजू, वो जो नाई के, जो पेड़ के नीचे नाई बैठते हैं ना, वो जो चेयर डिजाइन होती ना, वो चेयर वाले लोग जो डिजाइन करते हैं वो लोग को काम मिलता रहता है। जो डिजाइनर यूनिक डिजाइन करना चाहते हैं, जो अच्छे डिजाइन करना चाहते हैं, उनको काम नहीं मिलता ढंग से, और काम मिलता है तो वो पैसे नहीं देते। करोड़पति लोग जो पीछे बॉडीगार्ड्स लेके चलते हैं, वैसे वैसे लोग पैसे नहीं देते, लाखों लाख रुपए रख लेते हैं। एक लड़की अगर अब्यूजिव लैंग्वेज में काम नहीं करती तो उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भी काम नहीं करना चाहते ढंग से। तो काम करने के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ ये भी करना पड़ेगा, गाली गलौज भी करनी पड़ेगी। माँ बाप को छोड़ के पढ़ाई करी यहाँ पे, भाइयों के लिए खाना बना बना कर। 3 जने रहते थे हम, 2 भाई और मैं। एक भाई बीमार हो गया था, उसकी सेवा भी करी बीच में। रात रात भर शीट्स बनाती थी, शीट्स पे होती है पढ़ाई। 3 बजे इंस्टीट्यूट से जाती थी, सुबह का कुकिंग करके जाती थी, झाड़ू पोछा सब करती थी, और 3 बजे आती थी इंस्टीट्यूट से। उसके बाद रात भर घर के काम देखती थी, फिर काम शुरू करती थी। प्रोजेक्ट्स मेरे हमेशा टाइम पे जाते थे, कभी मेरे प्रोजेक्ट्स टाइम से खराब नहीं गए हैं, कभी मुझे 0 मार्किंग नहीं मिली। बहुत हार्ड वर्क किया है मैंने। और बच्चों को माँ खाना लेके देती तो खाते हैं तो पढ़ाई करते हैं। मैंने 2 खाने, भूख लगी रहती तो 2 दिनों को पहले सोचती थी वो दोनों भी खाएंगे तब मैं खाऊंगी। इसलिए नहीं करी है कि हर कोई गलत वे में लेने की कोशिश करे। इतनी मेहनत। नहीं, मैं कल से बहुत अपसेट हो गई हूँ। मैं ढूंढती रहती थी, चलो आज नहीं कल नहीं, चलो अपने आप को समझा कर चलो, अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा, अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा। अच्छा प्रोजेक्ट, इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिला था जिसमें वो अमेरिकन आर्किटेक्ट ने मेरी तारीफ करी थी इतना। मैंने वो सेल ऑफिस था, जो स्पोर्ट्स सिटी बन रही थी बिल्डर का, उसको सेल ऑफिस था, उसमें मैं काम कर रही थी। पूरा मैंने प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स के थीम पे बनाया था, केबिन्स फुटबॉल के शेप में बनाई थी, सब कुछ इतना अच्छा बनाया था। और वो एक ड्राइंग में दूसरा ऑप्शन भी नहीं दिया था मैंने, उस ड्राइंग में वो क्लियर हो गया कि हाँ यही डिजाइन बनेगा। फिर वो नोएडा में बिल्डर, उसकी कुछ प्रॉब्लम आई, वो काम रुक गया। वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, मैंने कहा इसको देखूंगी, इसको इसकी पिक्चर्स लूंगी, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। सब सही सही काम करते जाते रहे, तब भी आप कुछ क्लाइंट्स मीन में निकालते, आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। मैंने चलो पूरी मैंने शीट्स बना दी कि मैंने ये किया है और ये आपका काम बाकी रहता है। तो उनको लगा कि मैंने लॉयर से बनवाया है। लॉयर को क्या पता इंटीरियर डिजाइनिंग में क्या काम होता क्या नहीं होता, क्या क्या मैंने प्रॉमिस किया था और क्या मैं हाइड कर रही हूँ उससे, जबकि मैंने पूरा A to Z लिखा आपके शीट्स पे कि मैंने ये कर दिया और ये आपका अभी रह रहा है। तो इस मतलब इतना भी किसी को परेशान ना करो, जो अच्छे से काम करना चाह रहा है उसको करने दो।
उसको ट्रस्ट करो, उसको करने दो। कुछ लोग तो और ही फिर सोचने लगते हैं, अरे मैंने डिजाइनिंग की पढ़ाई करी है, इसलिए नहीं करी है कि कुछ और ही तुम सोचो मेरे बारे में। फिर पढ़ाई करने का क्या मतलब है? चलिए, मेरी वीडियो कहीं और चली जा रही है। मैंने तो स्कैम की वजह से वीडियो बनाई थी, और बस ये कहते हैं ना, उतार चढ़ाव झेलने के लिए इंसान को बैकबोन होना चाहिए। बैकबोन में तो यहाँ बच्चा बीमार पड़ा है, हालात इतने खराब है, कितना झेलूं मैं। हर दूसरे दिन वो बीमार रहता है। जिस दिन मैं सोचती हूँ कुछ एक्स्ट्रा काम करूंगी, उस दिन वो बीमार रहता है, मैं कर नहीं पाती हूँ। उसके बावजूद भी मैं सब कोशिश कर रही हूँ उठाने की, तो तुम लोग आ जाते हो स्कैम करने के लिए। इस आदमी का कभी भला नहीं होगा, कभी भला नहीं होगा इस आदमी का। इसको बहुत बददुआएं लगेगी मेरी, बहुत बददुआएं लगेगी, लगती होगी ना तो बहुत लगेगी। ये लोग मजे लेते हैं, दारू पीने के लिए सब करते हैं। लोग किस हालात से गुजर रहा है इनको कुछ मतलब नहीं है। ऊपर वाला कहीं होता होगा ना, तो 7 जन्म में भिखारियों में बीतेगी, भिखारियों के साथ रहेंगे भिखारी बन के।